नमस्कार। जय हिंद। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रतीक विषय पर चर्चा करेंगे। प्रतीक क्या है, उनकी क्या परिभाषा है और उनके प्रकार क्या हैं, इनके बारे में इसमें देखेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे पास है प्रतीक, जिसे हिंदी में चित्र कहते हैं, अंग्रेजी में सिंबल कहते हैं। यानी प्रतीक को हिंदी में चित्र कहा जाता है, जबकि अंग्रेजी में उसे सिंबल कहा जाता है। प्रतीक एक ऐसा शब्द चिन्ह है जो किसी वस्तु का बोध कराता है। किसी वस्तु का क्या कराता है? बोध कराता है। वही क्या कहलाएगा? प्रतीक कहलाएगा। प्रतीक सामान्यतः चिन्ह को कहते हैं, यानी एक प्रकार से चिन्ह को ही क्या बोला जाता है? प्रतीक कहा जाता है। कविता में जब वस्तु इस प्रकार प्रयोग की जाए, कविता में जब कोई वस्तु इस प्रकार प्रयोग की जाए कि वह किसी दूसरी वस्तु की व्यंजना या संकेत करे, तब उसे प्रतीक कहा जाता है। यानी किसी वस्तु की ओर संकेत करेगा, उस वस्तु की ओर व्यंजना करेगा, तभी हम उनको प्रतीक कहेंगे। प्रतीक जो है किसी वस्तु, चित्र, लिखित शब्द, ध्वनि या विशिष्ट चिन्ह को कहते हैं। जैसे हमको पता है कि हमारे पास जितने भी अंक हैं, सारे अंकों का कोई ना कोई प्रतीक होता है। जैसे एक को ऐसे लिखते हैं तो ये एक का प्रतीक है, दो को ऐसे लिखते हैं तो दो का प्रतीक है। वैसे जितने भी अंक हैं, सारे अंकों को एक विशेष चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है, इसलिए सारे अंकों को हम प्रतीक कह सकते हैं। जितने भी संख्या है, जितने भी राशि हैं, उनको भी प्रतीक के माध्यम से शो किया जाता है। सभी भाषाओं का भी प्रतीक होता है। हर भाषा का अपना अपना लिपि होता है, उसे प्रतीक के माध्यम से शो किया जाता है। जैसे हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं और एक एक वर्ण को हम जिसे प्रतीक के रूप में शो करते हैं, वही उसका एक प्रकार से चिन्ह होता है। आगे देखते हैं प्रतीक की परिभाषा क्या है। कविता में जब कोई वस्तु इस तरह प्रयोग की जाती है कि वह किसी दूसरे वस्तु की व्यंजना या संकेत करता है, तब उसे प्रतीक कहते हैं। यानी कविता में कोई वस्तु इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है कि वह किसी दूसरे वस्तु की व्यंजना या संकेत करे, तब उसे क्या बोला जाता है? प्रतीक बोला जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार से उनकी परिभाषा देखते हैं। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार से उपमान जब किसी पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है, उपमान जब किसी विशेष पदार्थ के लिए रूढ़ होना, यानी अधिक मात्रा में उनका प्रयोग होना, तब उसे क्या बोला जाता है? प्रतीक कहा जाता है। यानी कोई चिन्ह जो है किसी वस्तु के लिए बार बार अगर हम उपयोग करेंगे, तो वह धीरे धीरे उनका क्या बन जाएगा? प्रतीक बन जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि प्रतीक जो है चित्र भाषावाद को माना। उन्होंने प्रतीक के रूप में चित्र भाषावाद को, यानी चित्र के माध्यम से अपने भावों को, अपने विचारों को प्रकट करने की जो शैली होती है, वो शैली एक प्रकार से प्रतीक में होती है। काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए कवियों के द्वारा बात सीधे ढंग से ना कहकर प्रतीक शैली में प्रकट किया जाता है। यानी कवि अपने भावों को, अपने मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए सीधा सीधा जब वो नहीं कहता, किसी प्रतीक के माध्यम से जब उनका प्रयोग करता है, किसी चिन्ह के माध्यम से, किसी संकेत के माध्यम से जब उनका प्रयोग करता है, तभी हम उनको प्रतीक के रूप में मानते हैं। आगे देखते हैं प्रतीक के कुछ गुण हैं हमारे पास। पहला है सांकेतिक। प्रतीक जो है अपने आप में एक संकेत होता है और सांकेतिक माध्यम से ही हम उनका प्रयोग करेंगे। दूसरा है संक्षिप्त, यानी प्रतीक अपने आप में क्या होता है? संक्षिप्त होता है, यानी एक छोटा सा सिंबल के रूप में उनको शो किया जाता है और वो छोटा सा सिंबल बहुत सारी चीज़ों को व्यक्त कर देता है। उसके बाद है रहस्यात्मकता, यानी प्रतीक जो रहता है उसमें रहस्य छुपा रहता है और जिस अर्थ में जो व्यक्ति इनका प्रयोग कर रहा है, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो पाठक वर्ग है, वो उनको अगर समझना चाहे तो उतनी आसानी से समझ में नहीं आ पाएगा, जब तक कि वो स्वयं व्यक्ति जो है उनके बारे में ना बता दे। बौद्धिकता, उसके बाद होता है भाव प्रकाश्यता, यानी भाव को व्यक्त करने की क्षमता।
कुछ और गुण के बारे में देख लेते हैं। प्रतीक किसी सूक्ष्म भाव, विचार या अगोचर तत्व को साकार करने के लिए प्रयुक्त होता है। यानी प्रतीक जो है हमारे मन के भाव, हमारे मन के विचार और अगोचर अर्थात ऐसे तत्व जहाँ पे हमारी दृष्टि जो है नहीं पहुँच पाता, उसे बोला जाता है अगोचर। तो भाव, विचार और अगोचर तत्व को साकार रूप में प्रदान करने के लिए, यानी साकार रूप प्रदान करने के लिए प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। एक और गुण हुआ। फिर बता रहे हैं कि प्रतीक जो है अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रस्तुत है। यानी अप्रस्तुत जो चीज़ें रहेंगे उनको यदि हम प्रस्तुत करना चाहेंगे तो उसको प्रस्तुत करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाएगा, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा वही प्रतीक होगा। तीसरा है, यह तुरंत मन में किसी भाव को जागृत कर देते हैं। यानी प्रतीक के माध्यम से हमारे मन में तुरंत कोई भाव जागृत हो जाता है। ये प्रारंभ में व्यक्तिगत, धीरे धीरे रूढ़ हो जाता है। रूढ़ होना यानी अत्यधिक प्रचलित में आना, यानी प्रारंभ में एक व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है, धीरे धीरे सभी लोग उनके बारे में वही चिन्ह जो है यूज़ करने लग जाएंगे तो रूढ़ हो जाएगा, और रूढ़ होने के बाद क्या बन जाएगा, प्रतीक बन जाएगा। उसके बाद उदाहरण लेके चलते हैं। यहाँ पे कबीरदास जी की एक फेमस दोहा है, मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुगे, अब उड़ अनंत ना जाही। ये दोहा है हमारे पास। इस दोहे में कबीरदास जी ने प्रतीकों के माध्यम से, रहस्यवाद के माध्यम से बताने का क्या प्रयास किया। यहाँ पे देखिए, मानसरोवर, मानसरोवर को किसका प्रतीक माना है, आध्यात्मिक जीवन का, जल को ब्रह्मानुभूति का, हंस को आत्मा का और मुक्ता को ज्ञान का। यानी यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया है कि हंस जो है एक आत्मा है, जबकि जल एक प्रकार से क्या है, परमात्मा है। हंस जो है, हंस रूपी आत्मा जो है जल रूपी परमात्मा में विचरण करते हैं, और उस जल में जो ज्ञान रूपी मुक्ता होते हैं, मोती होते हैं, उनको चूक जाते हैं, ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से वह मानसरोवर रूपी अपने आध्यात्मिक जीवन में विचरण करते हैं। यानी सारी चीज़ों को एक प्रकार से प्रतीकों के माध्यम से बोला है, डायरेक्ट इनका अर्थ नहीं बोला है। उसके बाद देखते हैं और कुछ प्रतीकों के माध्यम से जो यूज़ किया गया है, कबीरदास जी ने यूज़ किया है। क्या है, बूंदी समानी समुद्र में सो कल हेरी जाए। यहाँ पे बूंदी का अर्थ बताया है जीवात्मा, और सागर का अर्थ बताया है परमात्मा। ठीक है, यानी सागर में जो जल की एक एक बूंद है वो एक प्रकार से जीवात्मा है, जीव है, और पूरा सागर एक प्रकार से क्या है, परमात्मा। यानी परमात्मा का अस्तित्व इतना बड़ा है, ये बताने का प्रयास किया। यानी सागर के समान विशाल है, जबकि इस पृथ्वी पर रहने वाला एक एक जीव जो है उस सागर में स्थित जल के एक बूंद के समान है। डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपने कविता में पहाड़ को काव्य का तथा जंगल को कवियों का प्रतीक माना है। धर्मवीर भारती ने जो ठंडा लोहा है, इसको उन्होंने दुख का प्रतीक माना है। प्रतीकों के भेद के बारे में देखते हैं। इनके कुछ भेद है, प्रकार है, कुल 8 प्रकार हैं हमारे पास। पहला है व्यक्तिक प्रतीक। व्यक्तिक यानी होता है निजी या व्यक्तिगत। तो निजी या व्यक्तिगत रूप से अनुभूति पर आधारित होता है, यानी व्यक्तिगत रूप पे आधारित होता है। जैसे नलिनी, यहाँ पे बोला गया है शब्द नलिनी, और यहाँ पे बोला गया है माली। एक फेमस कविता है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूली चुन लिए काल ही हमारी बार। यहाँ पे उसका सेकंड स्टेप दिया है, फूली फूली चुन लिए काल ही हमारी बार। यहाँ पे फूल जो है एक प्रकार से जीवात्मा का प्रतीक है, और माली जो है एक प्रकार से यम यानी यमराज जी का प्रतीक इसमें बताने का प्रयास किया गया है। तो इसी को केयर करना है। यानी व्यक्तिगत तौर पे यहाँ पे किसी चीज़ को चिन्हांकित करने का प्रयास किया जाएगा तो वो एक प्रकार से क्या कहलाएगा, व्यक्तिपरक प्रतीक कहलाएगा।
यहाँ पे फूली को यानी फूल को जीवात्मा यानी व्यक्ति के रूप में शो किया है और माली को यमराज के रूप में। दूसरा है भावोत्प्रेरक प्रतीक, यानी जो हमारे मन के भाव को उत्प्रेरित कर दे, उत्पन्न कर दे, उत्तेजित कर दे। यहाँ पे क्या होगा, भाव व राग की प्रधानता होती है, इसमें भाव और राग की प्रधानता होती है, जैसे कमल, चंद्र, कुमुदिनी। इनका जो प्रयोग किया है एक प्रकार से भाव के रूप में प्रयोग किया गया है। तीसरा है हमारे पास भावपरक, भाव आश्रित प्रतीक। इसको छायावादी कवि लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं, यानी छायावादी प्रतीक के रूप में इनको जाना जाता है, जो रहस्यवादी विचारधारा के ऊपर निर्भर करते हैं। यानी कवि लोग डायरेक्ट ना बोल के प्रतीकों के माध्यम से, कुछ संकेतों के माध्यम से अपने जो वक्तव्य है उनको रखने का प्रयास करते हैं। छायावादी कवियों के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है हमारे पास, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मीट आज चली। आगे देखते हैं, चौथा है हमारे पास विचारोत्पादक प्रतीक, यानी विचार उत्पादक यानी विचार को उत्पन्न करने वाला प्रतीक। वैचारिक तत्व इसमें प्रमुख होता है, जैसे राजा हरिश्चंद्र को सत्य का प्रतीक माना जाता है, सावित्री को पतिव्रता का प्रतीक माना जाता है, गांधी जी को अहिंसा का प्रतीक माना जाता है, और विभीषण जी को, जो लंकापति रावण जी के भाई हैं, उनको भेदक के रूप में यानी भेद खोलने वाले के रूप में उनको जाना जाता है। यानी घर का भेदी लंका ढाई करके एक कहावत है, इसी के ऊपर डिपेंड है। उसी प्रकार से जो जयचंद होता है उसको एक प्रकार से कह सकते हैं, जब भी कोई विश्वासघात करता है तो उसको जयचंद की उपमा दी जाती है, प्रतीक के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। पांचवा है व्याख्यात्मक प्रतीक, गुण अवगुण की विशेषता प्रकट करने के लिए किया जाता है। यानी कुछ जो गुण है या अवगुण है उनको प्रकट करने के लिए व्याख्यात्मक प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। जैसे शेर को वीरता का प्रतीक माना जाता है, गीदड़ को कायरता का प्रतीक माना जाता है, गधा को मूर्खता का प्रतीक माना जाता है। आगे देखते हैं, छठवां नंबर में है परंपरागत प्रतीक। परंपरागत से चला आ रहा है, जो प्राचीन परंपरागत रूप से अभी तक जो चल रहा है उसको हम परंपरागत प्रतीक के रूप में मानते हैं। जैसे प्राचीन काल में कबीरदास जी ने बोला है कि हंसा को जीव के रूप में माना है, कमल को सुंदरता का प्रतीक बताया है, सूर्य को तेजस्विता का प्रतीक बताया है। तो यहाँ पे उदाहरण हमारे पास है, एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जा हंस अकेला। यानी प्राचीन काल से हंस को एक प्रकार से जीव का प्रतीक माना गया है, जो आज भी इनको मानते हैं। ठीक है। उसके बाद है सातवां परंपरा मुक्त प्रतीक, यानी परंपरा से हटकर, यानी नवीनता के रूप में इनका प्रयोग, यानी नवीनता या ताजगी के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यानी प्राचीन काल में जो प्रतीक मानते हैं उनको छोड़कर कोई नए प्रतीक का प्रयोग करना। जैसे भोर का बावरा अहेरी, यहाँ पे भोर का बावरा अहेरी यानी अहेली जो है उनका किसका प्रतीक माना है, सूर्य का प्रतीक माना है। अभी तक किसी कवि ने अहेरी के रूप में सूर्य को संकेत नहीं किया है, प्रतीक के रूप में उनको नहीं बताया, लेकिन एक पहला कवि हुआ जिन्होंने अहेरी को सूर्य के प्रतीक के रूप में माना। उसके बाद है आठवां दार्शनिक प्रतीक। ये प्रतीक गूढ़ होते हैं, दार्शनिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कबीर मन पंछी भया, बहुतक चढ़ा आकाश, उहीं हित गिरी मन माया के पास। यानी इसमें एक प्रकार से रहस्यवादी प्रवृत्ति होती है। कवि अपने विचारों को, अपने भाव को डायरेक्ट ना कहकर, यानी सीधे ना कहकर संकेतों के माध्यम से जब प्रयुक्त किया जाता है तो वहाँ पे रहस्यवादिता या छायावादिता का गुण होता है, और वैसे ही दार्शनिक विचारधारा को प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमारे पास जो इनके 8 प्रकार थे उनको देख लिए। अब थोड़ा संक्षिप्त में बिंब और प्रतीक दोनों में अंतर देख लेते हैं। पहले तो हम एक
वीडियो बीम के लिए बनाए थे, उनको भी आप लोग देखे होंगे, और दूसरा वीडियो ये प्रतीक के लिए बना रहे हैं, और दोनों में थोड़ा अंतर देख लेते हैं सरसरी तौर पे। पहला, बीम कल्पना से जन्म लेते हैं, यानी बीम से कल्पना, यानी कल्पना से बीम का जन्म होता है, यानी कल्पना के माध्यम से बीम का जन्म होता है। जबकि प्रतीक कैसा होता है, बीम से प्रतीक का जन्म होता है। यहाँ पे क्लियर कर लेना, कल्पना से बीम का जन्म, बीम से प्रतीक का जन्म। दूसरा है प्रतिछवि। प्रतिछवि को जो अगोचर के लिए प्रयुक्त होता है, जो गोचर के लिए प्रयुक्त हो, गोचर यानी जो हमारी इंद्रियों के पहुंच में हो, अगोचर अर्थात जो हमारी इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो। यानी प्रतिछवि जो है गोचर के लिए इसमें प्रयुक्त होगा, जबकि इसमें जो भाव और विचार या अगोचर के लिए प्रतीक में प्रयोग किया जाता है। क्लियर कर लेंगे, इसमें क्या होगा, गोचर के लिए इसमें अगोचर के रूप में प्रयुक्त होगा। तीसरा है मस्तिष्क में किसी दृश्य का चित्र उभरता है। मस्तिष्क में बीम के माध्यम से किसी वस्तु का चित्र उभरता है, जबकि प्रतीक में क्या होता है, भावना तुरंत जागृत हो जाता है। इसमें भावना तुरंत जागृत होता है, जबकि इसमें क्या होता है, चित्र उभरता है। बीम में नवीनता व ताजगी होती है, जबकि उपमान जो है रूढ़ होकर यानी अधिक प्रचलित होकर प्रतीक बनते हैं। यानी इसमें बीम में नए नए चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जबकि एक प्रकार से प्रतीक जो है पुरानी चीज़ों को बार बार उपयोग करने के कारण धीरे धीरे रूढ़ होकर क्या बन जाता है, प्रतीक बन जाता है। जगत की अनेकता का बोधक, ये संसार में अनेकता का बोधक है, जबकि ये पूरे संसार में गहरी एकता का बोधक है प्रतीक। एक वस्तु के पास एक ही बीम होते हैं, यानी एक वस्तु को एक बीम के द्वारा शो किया जाता है, जबकि एक प्रतीक को अनेकों को प्रदान किया जा सकता है। यानी एक वस्तु को शो करने के लिए एक ही बीम रहेगा, जबकि एक प्रतीक को हम अनेकों वस्तुओं को प्रदान किया जा सकता है। यानी एक प्रतीक के द्वारा अनेकों वस्तुओं को शो किया जाता है, बताया जा सकता है। ये हुआ। उसके बाद है बीम प्रतीक बन सकता है, यानी बीम जो है रूढ़ होकर प्रतीक बन जाता है, लेकिन प्रतीक जो है कभी भी बीम नहीं बन सकता। यानी बीम जो है रूढ़ होकर ज़्यादा प्रचलित होकर प्रतीक तो बन जाता है, लेकिन प्रतीक जो है कभी भी बीम नहीं बनता। कार्य का मूर्तिकरण, किसी कार्य को ये मूर्तिकरण करता है, मूर्त रूप प्रदान करता है, जबकि प्रतीक जो है भावना को साकार रूप प्रदान करता है। बीम अपने आप में पूर्ण होता है, जबकि प्रतीक जो है संक्षिप्त होता है। इस प्रकार से ये अंतर को भी संक्षिप्त में देखे हैं। इस प्रकार से हम ये बीम वाली वीडियो पहले दिखाए थे, उसके बाद ये प्रतीक बताएं, प्रतीक में अंतर बताएं। इस प्रकार से बीम और प्रतीक हुआ, जो 11वीं 12वीं में विशेष तौर पे यूज़ किए जाते हैं। अगर हमारा यह चैनल आपको अच्छा लगा तो इनको आप लाइक करें, शेयर करें, और भी अच्छा लगे तो इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो डायरेक्ट आपको यूट्यूब के माध्यम से पता चल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।